चलिए हमारे आज के क्लास शुरू करते हैं। जीएसटी के लास्ट क्लास में हमने आईटीसी का टॉपिक शुरू किया था, जहां पे हम ये देख रहे थे कि आईटीसी अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो एज पर सेक्शन 16 आपको कौन कौन सी कंडीशंस कंप्लाई करनी होती है। आज आईटीसी की हम सेकंड क्लास में सेकंड टॉपिक कवर करने वाले हैं, सेकंड सेक्शन कवर करने वाले हैं, दैट इज सेक्शन 17 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। मेनली अगर मैं आज का टॉपिक बताऊं तो हमारा टॉपिक रहने वाला है ब्लॉक्ड क्रेडिट। अगेन बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। आईटीसी की जब बात होती है तो इस टॉपिक में से आपका हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर डाला जाएगा। हर पेपर में जो बड़ा क्वेश्चन आता है जहां पे आपको टैक्स पेमेंट कैलकुलेट करना पड़ता है, वहां पे इस सेक्शन का जरूर यूज होता है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 17। सेक्शन 17 बात करता है, सेक्शन 17 में एक सब सेक्शन आएगा 17(5) जो ब्लॉक्ड क्रेडिट की बात करेगा। मेनली आपके सिलेबस में उसी को कवर किया गया है सेक्शन 17 के नाम पर। तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले। चलिए, सबसे पहली बात, आईटीसी नॉर्मली हर चीज का आपको अवेलेबल होता है, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। बट कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी हैं जिनके लिए गवर्नमेंट ने आईटीसी देने से मना कर दिया, तो वो आपकी ब्लॉक्ड क्रेडिट कहलाएगी। कौन कौन सी चीजें हैं, सेक्शन 17(5) में पढ़ेंगे। दूसरी बात, कई बार आईटीसी प्रोपोर्शनेटली आपको मिलता है, वो क्या क्यों होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सेक्शन 17 कहता है कि आईटीसी आपको हम देते हैं बिकॉज आप हमें आउटपुट टैक्स लाके दोगे। तो आईटीसी गवर्नमेंट आपको अलाउ ही तब करेगी जब आउटपुट टैक्सेबल है। इसका मतलब अगर आपका आउटपुट एग्जम्प्ट है, लेट्स से मैं गेहूं बेचता हूं, आई एम सेलिंग वीट, वीट नहीं कह रहा, वीट कह रहा हूं, गेहूं बेचता हूं, तो गेहूं बेचता हूं, अगर मैं वीट बेचता हूं तो वहां पे मेरा जो आउटपुट है वो जीरो होगा, बिकॉज वीट इज अ टैक्स फ्री प्रोडक्ट, एग्जम्प्ट है, उस पर कोई जीएसटी नहीं है। अब मैंने लेट से कोई जो है एसी परचेज की है अपने ऑफिस के लिए, या मान लीजिए मैंने जो है कोई सर्विसेज ली है किसी भी, मान लो कंसल्टेंट की, इंजीनियर की, या किसी भी टाइप की मैंने गुड्स एंड सर्विस परचेज की है जो टैक्सेबल है, तो मैं जीएसटी पे करके आया हूं। बट अगेन मैं जीएसटी पे करके आया हूं, मैं चाहता हूं कि आईटीसी क्लेम करूं, बट गवर्नमेंट बोलेगी भाई क्या करोगे आईटीसी क्लेम करके, तुम्हारा आउटपुट है नहीं तो सेट ऑफ कर नहीं पाओगे, रिफंड हम नहीं देंगे, तो फिर क्या फायदा है। तो गवर्नमेंट कहती है आईटीसी ऐसे केसेस में आपको नहीं मिलेगा। आईटीसी आपको तब मिलेगा जब आप आउटपुट पे करते हो कुछ, ताकि आप उससे सेट ऑफ कर सको, ठीक है। अब यानी कि एक बात क्लियर हो गई, अगर आप टैक्सेबल प्रोडक्ट बेचते हो तो ही आईटीसी क्लेम कर सकते हो, अगर आप ओनली एग्जाम चीजें बेच रहे हो तो आईटीसी आप क्लेम नहीं कर पाओगे। इवन अगर आप आरसीएम में टैक्सेस पे करके आ रहे हो, जो आप कैश में पे करते हो, उस केस में भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे इफ योर आउटपुट इज एग्जम्प्ट। तो सर टैक्सेबल है तो क्लेम कर लेंगे, एग्जम्प्ट है तो नहीं करेंगे, और दोनों हो तो देखो गवर्नमेंट ने क्या कहा, अगर आप दोनों टाइप की सप्लाई करते हो, मतलब आप एक ही बिजनेस में टैक्सेबल प्रोडक्ट भी बेचते हो और एग्जम्प्ट प्रोडक्ट भी बेचते हो, तो क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा जो इनपुट सर्विसेज या जो कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली आप टैक्सेबल प्रोडक्ट्स के लिए यूज कर रहे हो, लेट्स से आपने गेहूं बेच रहे हो एक तरफ, और एक तरफ जो है आप कोई कंसल्टेंट के तौर पर सर्विस भी दे रहे हो, डबल डबल काम कर रहे हो, तो कंसल्टेंट के तौर पर सर्विस दे रहे हो वो टैक्सेबल है, गेहूं एग्जम्प्ट है। तो कंसल्टेंट के तौर पर सर्विसेज देने के लिए आपने एक लैपटॉप खरीदा, आपने किसी दूसरे कंसल्टेंट की सर्विस ली, तो इस केस में आपने जो लैपटॉप खरीदा है या जो सर्विस ली है वो स्पेसिफिकली कंसल्टेंट की सर्विस देने के लिए किया, यानी कि टैक्सेबल प्रोडक्ट की सप्लाई के लिए किया। तो ऐसे केसेस में आपको पूरा आईटीसी मिल जाएगा, फुल आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स सिर्फ और सिर्फ एग्जम्प्ट सप्लाई बेचने के लिए की है, लाइक मान लीजिए आप गेहूं और कंसल्टेंट की सर्विस देते हो, गेहूं आपने पैक करने के बेचने के लिए जो है वो खाली बोरियां परचेज किए हैं, खाली कट्टे परचेज किए हैं, आपने जो है सैक्स परचेज किए हैं जिनमें आप जो है इन्हें पैक करके बेचोगे। तो ऐसे केसेस में आपने जो कट्टे या बोरियां परचेज की उस पर आप जीएसटी पे करके आए होंगे। अब यहां पे आप जीएसटी पे करके आओगे, बट आप जो बेच रहे हो प्रोडक्ट वो एग्जम्प्ट है, गेहूं बेचने के लिए आपने इसे इसका इस्तेमाल किया है, तो ऐसे केसेस में ₹1 का भी आईटीसी आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। लेकिन लेट्स से सेम ऑफिस में आप बैठ के दोनों चीजें करते हो, गेहूं भी बेचते हो और कंसल्टेंट की सर्विस भी देते हो। अब उस ऑफिस में आपने एसी लगाया, अब ऐसा तो नहीं है कि एसी आप सिर्फ ये कह दो कि सर कंसल्टेंट का काम करते हैं तब तो एसी चला लेते हैं, पसीना आता है, सोचना पड़ता है, गेहूं बेचने में जोर नहीं आता, वो बिना एसी के बेच जाती है, ये इलॉजिकल बातें हैं।
तो ऐसे केसेस में लॉ कहता है कि ये एक ऐसी चीज है जो कॉमनली यूज हो रही है दोनों बिजनेस में, इसे हम कॉमन इनपुट बोलेंगे। तो कॉमन इनपुट है, कॉमन इनपुट सर्विस है या कॉमन कैपिटल गुड्स है, तो ऐसे केसेस में प्रोपोर्शनेट आईटीसी आपको मिलता है, कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। सिमिलर वे में आप कोई गुड्स लेके आए हो, लाइक आप कोई मोबाइल फोन लाए हो, वो मोबाइल बिजनेस में भी यूज होता है और अपने पर्सनल पर्पस के लिए भी आप यूज करते हो, तो ऐसे केसेस में कुछ आईटीसी मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। सर कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, ये हमारे सीए इंटर का सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आप सीए फाइनल में पढ़ोगे तब डिस्कस करेंगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अभी के लिए ये समझ लो कि प्रोपोर्शनेट मिलता है और कुछ हिस्सा आपको नहीं भी मिलता। चलिए, तो सबसे पहले सेक्शन 17 यही कहता है कि प्रोपोर्शनेट आईटीसी मिलता है, ठीक है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम सीधा मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, जो मेन पते की बात है, ब्लॉक्ड क्रेडिट। सेक्शन 17 का सबसे एसेंशियल पार्ट ही यही है, सेक्शन 17(5). इस 17(5) में लिस्ट है, किस चीज की लिस्ट है? उन गुड्स एंड सर्विसेज की जिनका आईटीसी आपको नहीं मिलता। तो हमें आज इस सेक्शन में वही पढ़ना है कि वो कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनका आईटीसी डिनाइड है, जिनका आईटीसी गवर्नमेंट आपको नहीं देती। तो कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विस है, वन बाय वन पढ़ना शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहले है मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेयंस। गवर्नमेंट ने बड़ी चालाकी से एक पॉइंट डाल दिया सेक्शन 17(5) में कि अगर आप मोटर व्हीकल्स की बात करो, वेसल्स की बात करो, एयरक्राफ्ट की बात करो, इन केस में, इन सबके व्हीकल्स के केस में, इन कन्वेयंस के केस में आपको आईटीसी नहीं मिलता। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मिलता, ये कहूंगा मैं, काफी बार मिलता भी है लेकिन मैं कहूंगा मैक्सिमम टाइम आपको नहीं मिलता। रिजल्ट क्या हुआ? आप एक कार खरीद रहे हो 10 लाख की, आपको आईटीसी नहीं मिला। 10 लाख में शायद आपने 1.5 से 2 लाख का जीएसटी भरा था। अगर वो आईटीसी मिल जाता, सोचिए 10 लाख वाली कार आपके लिए सिर्फ 8 लाख की होती, 2 लाख का आईटीसी आप बिजनेस में क्लेम कर लेते, बट गवर्नमेंट ने मना कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा मोटा टैक्स आएगा, यहाँ पे हम आईटीसी नहीं देंगे, तो गवर्नमेंट ने बड़ी चालाकी से आपका आईटीसी खत्म कर दिया। वहां पे गवर्नमेंट ने कहा दिस इज अ ब्लॉक्ड क्रेडिट। तो देखिए क्या कहा गया है। अगर आपने मोटर व्हीकल परचेज किया है, आपने कोई गाड़ी खरीदी है, आपने कोई कार खरीदी है, आपने कोई जो है बाइक खरीदा है या कोई भी मोटर व्हीकल खरीदा है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी ड्राइवर को मिला के 13 या उससे कम है, ठीक है, आपकी जो मोटर व्हीकल जो आपने परचेज किया है ड्राइवर को मिला के अगर उसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 या 13 से कम है, या फिर आपने कोई वेसल खरीदा है, या फिर आपने कोई एयरक्राफ्ट खरीदा है। सर वेसल और एयरक्राफ्ट तो हम नहीं खरीद सकते, हम तो गाड़ियां ही खरीद सकते हैं, बट बहुत अमीर जो लोग होते हैं वो प्राइवेट जेट वगैरह परचेज करते हैं, प्राइवेट याच परचेज करते हैं, तो वहां पे आपके पास ऐसा हो सकता है कि कोई वेसल या एयरक्राफ्ट भी खरीद रहा हो। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आप कोई मोटर व्हीकल परचेज करते हो जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम है, आप कोई वेसल या एयरक्राफ्ट परचेज करते हो, तो आईटीसी नहीं मिलेगा, अनलेस सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड केसेस में मिलेगा। कब कब मिलेगा? पहला, आपने परचेज किया है फर्दर सप्लाई के लिए, मतलब सिंपली कहूं तो आप मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट के डीलर्स हो। आप डीलर हो, लाइक मान लीजिए मैंने एक शोरूम ओपन किया, यहाँ पे मैं हुंडई कंपनी की कार बेचता हूं, तो मैं हुंडई कंपनी की कार बेचता हूं तो खरीदूंगा मैं पहले बेचने के लिए, तो मैंने परचेज किया है फॉर फर्दर सप्लाई, अब मुझे आईटीसी मिल जाएगा, यानी कि डीलर को आईटीसी मिल जाता है। दूसरा, आपने ये गुड्स परचेज किए हैं, मे बी मोटर व्हीकल, वेसल या एयरक्राफ्ट, ये आपने परचेज किए पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देने के लिए, मतलब आप इनका इस्तेमाल करोगे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जिसके बदले में आप भाड़ा उनसे कलेक्ट करोगे और गवर्नमेंट को जीएसटी लाके दोगे, तो गवर्नमेंट कहती है आईटीसी ले लो। पहले केस में आप उसे बेच के गवर्नमेंट को जीएसटी लाके दोगे, दूसरे में आप उसे यूज करके सर्विसेज देके आप अगेन गवर्नमेंट को कुछ लाके दे रहे हो, तो गवर्नमेंट आईटीसी आपको दे देगी। एंड लास्टली, आप इस व्हीकल का, वेसल का, एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हो ट्रेनिंग पर्पसेस से। जैसे आपने देखा होगा ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं कार वगैरह के लिए, ऐसे ही वेसल और एयरक्राफ्ट के भी ड्राइविंग स्कूल होते हैं जो सिखाते हैं कि इन्हें कैसे चलाना है। तो अगर आप उनमें से कोई काम करते हो, आप लोगों से फीस चार्ज करते हो और बदले में आप उन्हें ये चीज चलाना सिखाते हो, तो अगेन गवर्नमेंट आपको इनका आईटीसी दे देगी। तो सिर्फ 3 केसेस में आपको इन चीजों के आईटीसी मिलते हैं, या तो आप उनकी फर्दर सप्लाई कर रहे हो, या फिर आप जो है उनका इस्तेमाल करके पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देते हो, या फिर
आप इनका यूज करके लोगों को ट्रेनिंग, नेविगेटिंग या फिर फ्लाइंग की सर्विसेज देते हो। उड़ाना कैसे है प्लेन को, या आपके वेसल को नेविगेट कैसे करना है, या फिर व्हीकल को ड्राइव कैसे करना है, ये सिखाने की सर्विसेज आप देते हो तो आईटीसी क्लेम कर सकते हो। याद रखना, अगर आपका व्हीकल 13 जो सीटिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा की कैपेसिटी का, लाइक आपने बस खरीदी है, अब बस की सीटिंग कैपेसिटी 50-52 की है, तो आप आराम से आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ऐसे केसेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज चाहे पर्पस बिजनेस हो, चाहे पर्सनल पर्पस हो, चाहे आप उसे कैसे भी यूज करोगे, आपको व्हीकल का आपका आईटीसी जो है वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्लियर। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने कहा जब तुम्हें कार का आईटीसी नहीं दे रहे हम, तो कार के इंश्योरेंस का कौन सा दे देंगे। कार का ही नहीं मिला तो कार के इंश्योरेंस का भी नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने एक और प्रोविजन यहाँ पे ऐड किया कि अगर आपका व्हीकल या आपका वेसल या एयरक्राफ्ट जिसका आईटीसी आप ऊपर वाले प्रोविजन में नहीं ले पाए, तो उनका जनरल इंश्योरेंस, व्हीकल का इंश्योरेंस हुआ है, लाइक कार का, वेसल का, एयरक्राफ्ट का, सर्विस का खर्चा, रिपेयर का खर्चा या मेंटेनेंस का, इनका आईटीसी भी आपको नहीं मिलेगा। मतलब इनका आईटीसी, जनरल सर्विसेज का, इंश्योरेंस का, रिपेयर मेंटेनेंस का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ कब मिल सकता है, अगर आपके एलिजिबल मोटर व्हीकल, वेसल या एयरक्राफ्ट है जो ऊपर वाली कंडीशन में एलिजिबल हो गए थे। लाइक एक आपका शोरूम वाला पर्सन है जिसने कार बेचने का शोरूम ओपन कर रखा है, अब उसने अपनी कार्स का इंश्योरेंस करवाया कि कहीं कल को कोई दुर्घटना ना हो जाए, लाखों करोड़ों की कार है, जल ना जाए या किसी भी टाइप का कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, तो उसने इंश्योरेंस करवा रखा है। ऐसे केसेस में वो कार का डीलर है, ही इज एलिजिबल फॉर क्लेमिंग आईटीसी, तो उसे भी इन चीजों का आईटीसी मिल जाएगा। सिंपली कहूं तो अगर आप कार का आईटीसी नहीं ले सकते तो आप इंश्योरेंस का भी नहीं ले सकते, अगर आप कार का ले सकते हो तो इंश्योरेंस का भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए। मैन्युफैक्चरर जो होता है उसे भी आईटीसी मिल जाता है, अगेन क्योंकि वो आउटपुट टैक्स लाके देगा तो गवर्नमेंट ने कहा हम आईटीसी दे देंगे। एंड लास्टली, सप्लायर ऑफ सच सर्विस प्रोवाइडर, आपने रिपेयरिंग की सर्विस ली है किसी और को रिपेयरिंग की सर्विस देने के लिए। लेट्स से मिस्टर ए एक मैकेनिक है और उसके पास कोई कार रिपेयर होने के लिए आई है, कार रिपेयरिंग के लिए आई है, बट मिस्टर ए को खुद को समझ में नहीं आया कि कैसे रिपेयर करें, तो उसने मिस्टर बी की सर्विस ली है रिपेयरिंग के लिए। तो मिस्टर बी ने कार रिपेयर करके दी और मिस्टर बी ने सर्विस दी है ए को, और ए ने सर्विस दी है मिस्टर एक्स को जो कि एक्चुअल ओनर है गाड़ी की। तो यहां पे मिस्टर ए ने भी तो कार रिपेयरिंग की सर्विस ली है, बट मिस्टर ए ने कार रिपेयरिंग की सर्विस ली है टू फर्दर सप्लाइंग इट टू समवन एल्स, किसी और को ये सर्विस फर्दर सप्लाई करने के लिए। तो ऐसे केसेस में मिस्टर ए कैन क्लेम द आईटीसी, बी जो जीएसटी चार्ज करेगा ए उसका आईटीसी क्लेम कर सकता है, बट याद रखना एक्स क्लेम नहीं कर पाएगा बिकॉज वो किसी और को सप्लाई नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन अगर एक्स जो है वो एलिजिबल है, बिकॉज एक्स जो है वो खुद कोई शोरूम चलाता है तो एक्स रीसेल करता है, फिर एक्स ले सकता है। लेकिन अगर एक्स के बिजनेस पर्पसेस के लिए खुद के लिए यूज करता है तो फिर वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो। सिमिलर वे में अगर आपने यही एसेट्स, कोई एयरक्राफ्ट, वेसल या मोटर व्हीकल लीज पे, रेंट पे या हायरिंग पे लिए, तो अगेन भी सेम प्रोविजन चलेगा, आप जो है वो वहां पे आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। कब कर पाओगे, अगर आपने ये रेंटिंग का जो सर्विस ली है वो फर्दर किसी को रेंट पे देने के लिए ली है। लेट्स से सेम सिनेरियो में देखते हैं, मिस्टर ए एक कार रेंट करते हैं मिस्टर बी को, और मिस्टर बी उसे फर्दर लेट आउट कर देते हैं मिस्टर सी को। तो ऐसे केसेस में बी ने जो कार रेंट पे ली थी वो लेट आउट के पर्पज से ली थी, उसे फर्दर किसी और को सप्लाई करने के पर्पज से ली थी, तो मिस्टर बी कैन क्लेम द आईटीसी। ठीक है, मिस्टर बी आईटीसी क्लेम कर सकता है यहाँ पे, बिकॉज उसने ये जो कार को लीज पे लेने की सर्विस ली है वो फर्दर सप्लाई के पर्पज से ली है, तो मिस्टर बी कैन क्लेम आईटीसी। सी यहाँ पे आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा, लेकिन बिकॉज सी ने अल्टीमेटली अपने पर्पज से ली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसी में अगर आपके एम्प्लॉयर ने ये सर्विस ली है ताकि वो एम्प्लॉइज को गाड़ियां किराए पे दे सके, बट वो इसलिए कर रहा है ऐसा बिकॉज उसकी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, तो फिर आपको आईटीसी मिल जाएगा, अदरवाइज आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये पहली कैटेगरी थी कि आपको मोटर व्हीकल्स का आईटीसी जो है वो कैसे मिलेगा। तो सिंपली कहूं तो अगर आपकी मोटर व्हीकल जो भी आपकी कार है, आपके पास कोई मिनी बस वगैरह कुछ भी है, अगर उसकी सिटिंग कैपेसिटी 13 या 13 से कम की है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। आपको वेसल एयरक्राफ्ट का भी आईटीसी नहीं मिलेगा अनलेस आप इन तीनों चीजों का इस्तेमाल फर्दर सप्लाई के पर्पज से,
पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में या फिर आप ट्रेनिंग पर्पजेस से करोगे तो ही आपको आईटीसी मिलेगा। अगर आपको एक्चुअल व्हीकल का आईटीसी नहीं मिला तो आपको उसके इंश्योरेंस का, रिपेयर मेंटेनेंस का भी आईटीसी नहीं मिलेगा, और आपको इन गाड़ियों को खरीदने का आईटीसी नहीं मिलता तो रेंट पे लेने का भी आईटीसी हम आपको नहीं देंगे। ठीक है, लेट्स से एक कंपनी है, उस कंपनी ने एक कैब ड्राइवर को बुक कर रखा है, उसे बोला हुआ है कि भाई तुम हमारे एम्प्लॉयज को घर छोड़ के आना। तो यहाँ पे आपने जो सर्विस ली है, देखिए अगर आपने उस ड्राइवर को कहा है कि घर पे छोड़ के आना है डेली बेसिस पे, तो फिर वहां पे आपने एक रूट जैसे अगर डिसाइड कर दिया यहां से यहां तक जाना है, तो देन आपने पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली है तो आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कहा कि गाड़ी हमारे पास छोड़ जाओ और महीने के बाद गाड़ी का किराया ले लेना, दैट मीन्स आपने गाड़ी लीज पर ली है, इस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मोटर व्हीकल जिसकी हम बात कर रहे थे कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, तो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन दी गई है कि मोटर व्हीकल में क्या शामिल नहीं है। व्हीकल रनिंग ऑन फिक्स्ड रेल, सिंपली कहूं तो आपकी ट्रेन एक फिक्स्ड रेल पे, एक पटरियों पे चलती है, तो उनको मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में नहीं रखा है, दैट मींस उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास ट्रेन है तो आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा कहां होता है, कि कई बार ट्रेन का मतलब यही नहीं कि जो आपकी हम देखते हैं वही ट्रेन होती है, कई बार और भी कई जगह पे ट्रेन का इस्तेमाल होता है। जैसे माइनिंग के टाइम पर रेल लाइन बनाई जाती है और वो जो आपकी सुरंग होती है जहां पे आप माइनिंग कर रहे हो, वहां से आपके मिनरल्स वगैरह जो भी चीजें हैं, एक्सट्रैक्ट्स वगैरह, वो निकालने में हेल्प करती है, तो आपको उनका आईटीसी मिल जाएगा बिकॉज वो मोटर व्हीकल नहीं है। सिमिलर वे में अगर कोई व्हीकल फैक्ट्री के अंदर अंदर यूज होता है तो उसका आईटीसी भी मिल जाएगा। जनरली ये आपकी बहुत सारी जेसीबीज वगैरह होती है, लिफ्टिंग वगैरह की मशीन होती है, उन सब के लिए कहा गया है जो फैक्ट्री के अंदर अंदर आपको यूज करनी होती है, इनका आईटीसी भी आपको मिल जाता है। या फिर ऐसे व्हीकल जो 4 व्हीलर नहीं है, 4 व्हीलर से कम की है, मतलब 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर्स है और उनकी इंजन कैपेसिटी सिर्फ 25 सीसी तक की है, तो उनका आईटीसी भी आपको मिल जाएगा। अब आप सोच लीजिए 25 सीसी की इंजन कैपेसिटी वाले जो चीजें हैं, लाइक कोई साइकिल वगैरह है, 2 व्हीलर साइकिल वगैरह है, उसका आपको आईटीसी मिल सकता है क्योंकि वो मोटर व्हीकल के डेफिनेशन में नहीं आते। साथ में फिर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि जो आपके डीलर्स होते हैं, जो आपके शोरूम वाले होते हैं, जिनके पास कार वगैरह होती है, जो आप टेस्ट ड्राइव के लिए चला के देख सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पीस रखा होता है जो कस्टमर को दिखाने के लिए होता है, वो पीसेस का आईटीसी वो डीलर्स क्लेम कर सकते हैं। ऑल्दो वो उसे बेचेंगे नहीं, वो उसे सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए रखा है, बट स्टिल वो बिजनेस पर्पसेस के लिए उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। एक चीज याद रखना, ऊपर जब हम व्हीकल की बात कर रहे थे तो हम पैसेंजर वाले व्हीकल की बात कर रहे थे जिनका आईटीसी डिनाइड है। अगर आपके पास कोई भी व्हीकल है जो गुड्स कैरिंग के लिए बनाया गया है स्पेसिफिकली, तो उसका आईटीसी आपको हमेशा मिलेगा। लाइक आपने अगर कोई ट्रक लॉरी कोई भी परचेज किया है तो उसका पूरा आईटीसी हमेशा मिलता है। समस्या आती है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वाले व्हीकल के लिए, मतलब सिंपली कहूं तो कार वगैरह जो आप परचेज करते हो, कोई जीप वगैरह आप परचेज करते हो, कोई भी आपके पास आप इस टाइप का व्हीकल परचेज करते हो जिसकी पैसेंजर कैपेसिटी 13 या उससे कम की है, तो आपको नहीं मिलता आईटीसी। ठीक है, चलिए, तो ये था पहला सिनेरियो जब आपका आईटीसी गवर्नमेंट ने डिनाई किया। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर। पहला मोटर व्हीकल का केस था, अब दूसरी कैटेगरी पे आते हैं। दूसरी कैटेगरी क्या है जहां पे गवर्नमेंट ने आपको आईटीसी देने से मना कर दिया? ये दूसरी कैटेगरी है फूड, बेवरेजेस, कैटरिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एक्सेट्रा। वन बाय वन देखते हैं किस किस चीज का आईटीसी आपको मना किया गया है। देखो, एक पॉइंट कॉमन है, समझ लेना, हर केस में एक चीज जरूर आएगी, अगर आपने कोई भी गुड्स एंड सर्विस फर्दर सप्लाई के पर्पज से खरीदी है तो हमेशा आपको आईटीसी मिलेगा। लाइक फूड, खाने पीने की चीजों का आईटीसी नहीं मिलता, लेकिन ये खाने पीने की चीजें आप बेचते हो, अगर आपने बेचने के पर्पज से खाने पीने की चीजें खरीदी हैं, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स वगैरह, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा बिकॉज आप फर्दर सप्लाई करोगे ना, गवर्नमेंट को आईटीसी ला के दोगे। तो ये कॉमन पॉइंट है जो बार बार रिपीट होगा, मैं बार बार इसे जो है अगेन समझाऊंगा नहीं, आप समझ जाना कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो गवर्नमेंट ने कहा एज पर सेक्शन 17, फूड एंड बेवरेज, खाने पीने की चीजें, आउटडोर केटरिंग, अगेन कोई केटरिंग सर्विस आपने ली है, अगेन खाने पीने की चीजों की बात की जा रही है, ब्यूटी ट्रीटमेंट, कोई ब्यूटी इनहांसिंग ट्रीटमेंट वगैरह करवाया गया है, लाइक कोई पार्लर में जा रहा है या फिर कोई मान लो हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह करवाए जा रहे हैं, तो ब्यूटी ट्रीटमेंट अगर कोई हो रहा है, हेल्थ सर्विसेज, कोई हेल्थ केयर सर्विसेज ली जा रही है, कोई अपना जो है कोई मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज ली जा रही है, लाइक कोई प्लास्टिक सर्जरी वगैरह हो रही है, कोई कॉस्मेटिक सर्जरी हो रही है, या लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विसेज भी ली जाती है, तो इनका आईटीसी आपको नहीं मिलता।
ये वो चीजें हैं अगेन जिनका आईटीसी डिनाइड है। ठीक है, कब मिल सकता है? अगर आपका रजिस्टर्ड पर्सन इनकी फर्दर सप्लाई करता हो, मतलब खरीद के बेचने वाला व्यक्ति। एंड दूसरा, अगर एम्प्लॉयर ये सर्विसेज अवेल कर रहा है फॉर एम्प्लॉइज और उसका वो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, तो अगेन एम्प्लॉय के लिए अगर आपने एम्प्लॉयर ने ऐसी सर्विसेज अवेल की है तो फिर एम्प्लॉयर को आईटीसी मिल जाएगा। लाइक मान लीजिए एज पर सम लॉ एम्प्लॉयर को खाने पीने की चीजें जो है वो एज पर सम लॉ एम्प्लॉयर को जो है खाने पीने की चीजें एम्प्लॉयज को देनी पड़ेगी, ये इसका स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। तो ऐसे केसेस में एम्प्लॉयर को उन खाने पीने की चीजों का भी आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सिमिलर वे में अगर आप किसी क्लब की मेंबरशिप लेते हो, हेल्थ या फिटनेस सेंटर कोई जिम वगैरह की सर्विस लेते हो, या फिर आप कोई ट्रैवल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज को, तो इन केसेस में भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। बिकॉज सिंपली देखें तो ये बिजनेस पर्पसेस के लिए होते ही नहीं है। कोई फिटनेस सेंटर में जा रहा है, कोई हेल्थ सेंटर में जा रहा है, कोई योगा सेंटर ज्वाइन कर रहा है, कोई जिम ज्वाइन कर रहा है, तो उसका बिजनेस से लेना देना नहीं होता। गवर्नमेंट ने कहा अगेन आईटीसी नहीं देंगे अनलेस ये काम करना आपकी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, अपने एम्प्लॉयज को आपको सर्विस देनी पड़ेगी, लॉ कहता है ऐसा, तो फिर एम्प्लॉयर को आईटीसी क्लेम करने हम अलाउ कर देंगे, उसे आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारी सेकंड कैटेगरी थी, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाला नहीं है। इन चीजों का गवर्नमेंट ने आईटीसी डिनाई कर दिया है। अब ये लिस्ट आपको है ना याद रखनी है, बट याद ऐसे नहीं रखनी कि ये चीजें डिनाइड थी। मैं आपसे कहूंगा ये लिस्ट 3 बार पढ़ लो, आपको आइटम एग्जाम में आपके सामने आएगा तो याद आ जाएगा, हाँ भाई इस चीज का आईटीसी डिनाइड था या नहीं था। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आप देख के समझ सकते हो कि क्यों गवर्नमेंट ने इनका आईटीसी डिनाई किया होगा। ये जितनी भी चीजें हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती है, तो गवर्नमेंट ने साफ साफ ही मना कर दिया कि हाँ आईटीसी नहीं मिलेगा। ऑल्दो एक दो चीजें आपको लगेगी बिजनेस से रिलेटेड है, लाइक फूड एंड बेवरेज के केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई बिजनेस मीटिंग में आपने खाने पीने की चीजें मंगवाई है, कोई एक्ट्रेस ब्यूटी ट्रीटमेंट करवा रही है, तो अगेन वो उसके बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड हो गया। बट स्टिल गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, इसमें हम बाइफरकेट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम आईटीसी आपको नहीं दे रहे। थर्ड कैटेगरी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी आईटीसी नहीं मिलता। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी के 2 केस हो सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है कोई आपकी बिल्डिंग वगैरह, बेसिकली अगर यहाँ की बात करें, वैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन जीएसटी एक्ट में नहीं दी गई है, बट जनरल सेंस में ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो अर्थ से अटैच हो, कोई भी चीज जो अर्थ से अटैच हो, वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। सिंपली कहें तो लैंड एंड बिल्डिंग आर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करूं तो मेनली यहाँ पे जो गवर्नमेंट कवर करना चाहती थी, अगेन एक बहुत बड़ा सेक्टर जहां पे आपका करोड़ों का आईटीसी बन सकता था, गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया, वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। लेट्स से कंपनी अपने पर्पसेस के लिए, अपने बिजनेसेस के लिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रही है उस बिल्डिंग को बनाने में उनकी 1000 करोड़ की लागत आती है। उन्होंने सीमेंट परचेज किया है, कहीं से उन्होंने मैन पावर जो है वो सर्विसेज ली है, उन्होंने जो है सरिया परचेज किया, ब्रिक्स परचेज किया है, बहुत सारे आइटम्स है जिनके ऊपर 18 से 28% का जीएसटी वो भर के आए हैं। अब ये हो सकता है कि 1000 करोड़ की उस बिल्डिंग में 200, 300, 400 करोड़ का जीएसटी भरा है, बट गवर्नमेंट ने कहा नो आईटीसी। अगेन एक बहुत बड़ा सेक्टर जहां पे बड़ा अमाउंट ऑफ आईटीसी निकल सकता था, गवर्नमेंट ने क्रेडिट देने से मना कर दिया। ठीक है, चलिए अब बिल्डिंग के लिए दोनों ही सिचुएशन को आईटीसी डिनाई किया गया है। पहला, आप किसी और से बनवाइए या फिर आप खुद बनाइए, दोनों केसेस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी सिर्फ मिलेगा तो उस केस में मिलेगा अगर आप फर्दर सप्लाई के पर्पज से जो है वो ये इनपुट सर्विसेज ले रहे हो। लाइक मान लीजिए मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं और मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए खुद किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस ली है, तो ऐसे केसेस में मैंने सर्विस ली है ताकि मैं उसका फर्दर सप्लाई कर सकूं, इस केस में मुझे आईटीसी मिलेगा। बट अगर मैं अपने ही बिजनेस के लिए जो है बिल्डिंग बनवा रहा हूं या बना रहा हूं तो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। सेकेंडली, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी आप बना रहे हो, अब मैं तो बिल्डिंग ही बोल रहा था तो आईटीसी कभी मिलेगा नहीं, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी में जरूरी नहीं कि सिर्फ बिल्डिंग आए, ऐसा भी हो सकता है मैं बहुत बड़ा स्टील का प्लांट बना रहा हूं जिससे मैं अपना गुड्स प्रोड्यूस करूंगा, तो लॉ ने कह दिया कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी में प्लांट एंड मशीनरी का आईटीसी आपको जरूर मिलेगा। इसका मतलब अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी आपने बनाया है जो इमूवेबल नेचर का है, उसका आईटीसी डिनाइड नहीं है, वो आपको मिल जाएगा। हम सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग टाइप की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उनका आईटीसी डिनाई करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो सिंपली कहूं तो बिल्डिंग का आईटीसी नहीं मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी का मिल जाएगा। लेकिन कुछ की पॉइंट्स जो आपको यहां पे समझने हैं, जो ध्यान रखने हैं, वो क्या है? देखिए क्या कहा गया। जो पहला पॉइंट है कंस्ट्रक्शन। देखिए गवर्नमेंट ने कहा, लॉ ने कहा, जीएसटी ने कहा
कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का आईटीसी नहीं मिलेगा। तो कंस्ट्रक्शन वर्ड को डिफाइन किया गया है, कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, ऑल्ट्रेशन और रिपेयर, सब कुछ शामिल कर दिया गया। चाहे आप तोड़ के वापस बनाते हो, आप रेनोवेट करते हो, कुछ एडिशन कर रहे हो, कुछ चेंजेस कर रहे हो, कुछ रिपेयर कर रहे हो, सब कुछ कंस्ट्रक्शन है। बट टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, जितना पैसा आप बुक्स में कैपिटलाइज करते हो उसी को कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन में रखा गया है। मतलब मान लीजिए मैंने बिल्डिंग का डे टू डे रिपेयर एक्सपेंस करवाया है और वो एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैपिटलाइज नहीं होता, वो पीएनएल में जाता है एज पर AS 10। तो ऐसे केसेस में वो खर्चा जो आपने पीएनएल में डाल दिया वो आपने कैपिटलाइज नहीं किया, इसका मतलब वो कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। उस केस में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, बिकॉज एक्चुअल में वो रिपेयरिंग की सर्विस थी और रिपेयरिंग की सर्विस का आईटीसी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इन दिस केस एक्सपेंस इज नॉट कैपिटलाइज्ड, हेंस उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। अब आपको भी सर हम तो कैपिटलाइज करेंगे ही नहीं, पूरी बिल्डिंग बना देंगे 2 साल लगा के अच्छी 50 करोड़ की और बुक्स में कैपिटलाइज करने से मना कर देंगे। देखो ऐसा नहीं होता, कैपिटलाइजेशन आपकी मन मर्जी पे डिपेंड नहीं करेगा, कैपिटलाइजेशन डिसाइड होता है बाय वे ऑफ अकाउंटिंग रूल्स। क्या अकाउंटिंग के हिसाब से इसको कैपिटलाइज होना चाहिए था या नहीं? अगर नहीं होना चाहिए था देन यू कैन क्लेम आईटीसी, बट अगर होना चाहिए था तो फिर वो आईटीसी नहीं मिल पाएगा, फिर वो आपका जो है वो कैपिटलाइज ही होगा। क्लियर? दूसरी बात, सर आपने कहा प्लांट एंड मशीनरी का आईटीसी मिलता है, तो प्लांट एंड मशीनरी क्या होती है? तो लॉ ने कहा प्लांट एंड मशीनरी मींस एपरेटस, किसी भी टाइप का कोई सांचा, कोई भी ढांचा, इक्विपमेंट या मशीनरी जिसे फिक्स किया गया है अर्थ पे, जिसे जमीन के साथ फिक्स कर दिया गया है बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट। हो सकता है आपने कोई सीमेंट का फाउंडेशन बना के उसको फिट कर दिया हो, या फिर आपने कोई स्ट्रक्चरल सपोर्ट बनाया नट बोल्ट के थ्रू से फिट किया है। इन एनी केस आपने उसे जमीन के साथ सेट कर दिया है, अब वो इमूवेबल हो गया है, बट स्टिल आपको इसका आईटीसी मिलेगा बिकॉज दिस इज प्लांट एंड मशीनरी, एंड प्लांट एंड मशीनरी का आईटीसी मिलता है। ठीक है, चलिए, एंड याद रखना जो आपने नीचे फाउंडेशन बनाया है, जो सपोर्ट बनाया है, उसका भी आईटीसी मिलेगा। लेट्स से मुझे एक प्लांट, कोई मशीन थी वो फिट करनी थी, और मशीन फिट करने के लिए मैंने एक बहुत बड़ा बेस बनाया है जिसमें मैंने बहुत सारी ईंटें और सीमेंट का इस्तेमाल किया। तो इस बेस को बनाने के लिए जो सीमेंट और ईंटों का इस्तेमाल हुआ है उसका जीएसटी आप क्लेम कर सकते हो। ये हमारे पास यहाँ पे लॉ कहता है कि प्लांट एंड मशीनरी में ही माना जाएगा उस फाउंडेशन को। और अगर आप बाय AS 10 भी जाओगे तो एक्चुअल में जो बेस बनाने का खर्चा होता है, जो आप फाउंडेशन बनाते हो, उसका खर्चा भी आप एक्चुअल में मशीन की ही वैल्यू में ऐड करते हो। तो वो बाय वे ऑफ AS 10 भी सही है, जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उनके हिसाब से भी ये लॉजिकल बनता है, और हमारा जीएसटी लॉ भी यही कहता है। बट ध्यान रखना क्या क्या चीजें हैं जिन्हें आपके प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। लैंड एंड बिल्डिंग ये कभी भी प्लांट एंड मशीनरी नहीं हो सकती, ये लिखना बहुत जरूरी था, बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट में एक बार एक जजमेंट आया था जहां पे बोला गया था कि जो सिनेमा घर है, जो सिनेमा हाउस है, वो एक्चुअल में बिल्डिंग नहीं है, वो उनके प्लांट है। तो सिनेमा हॉल एक प्लांट है बिकॉज उसी से वो अपनी सर्विसेज दे पा रहे हैं, तो वो काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट है उनके लिए। तो अगर ऐसा ही कुछ अब आ जाता कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो सिनेमा हॉल है वो एक्चुअली प्लांट है, तो गवर्नमेंट के लिए तो समस्या हो जाती, जीएसटी देना पड़ जाता, आईटीसी। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई किसी भी टाइप की बिल्डिंग को प्लांट मत मान बैठ जाना, ठीक है। किसी भी टाइप का अगर सिविल स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, तो वो आपका हम प्लांट की डेफिनेशन में कवर नहीं करेंगे। दूसरी बात, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स आर आल्सो नॉट कवर्ड इन प्लांट एंड मशीनरी, हेंस टेलीकम्युनिकेशन टावर आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बट प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, मतलब टेलीकम्युनिकेशन टावर का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। अगेन एक और बहुत बड़ा एरिया जहां पे आईटीसी गवर्नमेंट को देना पड़ता, तो बट गवर्नमेंट ने मना कर दिया। एंड थर्ड केस, जो पाइपलाइंस है, जो पाइपलाइंस है आपने फैक्ट्री के बाहर फिट की हुई है, जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस के बाहर है, उन्हें भी प्लांट की डेफिनेशन से बाहर रखा गया। अब रिजल्ट क्या होगा, ये तीनों प्लांट की डेफिनेशन से बाहर है, हेंस ये तीनों इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगी, और हेंस तीनों पे आपका जो आईटीसी है वो डिनाई हो जाएगा। सिंपली कहूं तो इन चीजों पे आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, लैंड, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर पे, टेलीकम्युनिकेशन टावर पे और पाइपलाइंस वगैरह पे, जो फैक्ट्री के बाहर लगाई गई है। फैक्ट्री के अंदर है तो मिल जाएगा, फैक्ट्री के बाहर है तो नहीं मिलेगा। एक लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन भी आया है
जो ऑप्टिकल फाइबर की केबल बनती है, जो आजकल नया इंटरनेट सप्लाई करने का, इंटरनेट सर्विस देने का एक नया तरीका है, फास्ट इंटरनेट जहां पे दिया जाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल से, तो उनके लिए अगर आप कोई डक्ट्स वगैरह लगा रहे हो या मैन होल लगाते हो तो उनका आईटीसी आपको मिल जाएगा, वो आईटीसी आपको अलाउड है। ठीक है, ये प्लांट एंड मशीनरी में कवर करके गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि इनका आईटीसी हम आपको दे देंगे, कोई समस्या नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी थर्ड कैटेगरी कि प्लांट एंड मशीनरी और इमोल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आईटीसी की क्या पोजीशन है। फोर्थ पॉइंट, फ्री सैंपल्स, गिफ्ट्स, गुड स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, इन केस में क्या होता है। देखिए, गवर्नमेंट का सिंपल लॉजिक है, हम आपको आईटीसी दे देंगे बट तुम हमें आउटपुट लाके दो। अगर तुम हमें आउटपुट नहीं लाके दोगे तो हम भी तुम्हें आईटीसी नहीं देंगे। गवर्नमेंट का सिंपल सा फंडा है। तो गवर्नमेंट ने कहा जहां पे आपने अपने गुड्स गिफ्ट के तौर पर बांट दिए, फ्री में बांट दिए, आपने फ्री सैंपल के तौर पर बांट दिए, आपके गुड्स गुम हो गए, आपके गुड्स चोरी हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, या आपने राइट ऑफ कर दिए कि भाई ये तो वैल्यूलेस हो गए, इन सब केसेस में आपने हमें आउटपुट नहीं दिया। आप सब केसेस में फ्री में निपटा रहे हो, बिना आउटपुट काम खत्म कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई, तुम आउटपुट नहीं दे रहे तो हम भी तुम्हें आईटीसी नहीं देंगे। अगर आपने ऑलरेडी क्लेम कर लिया है और बाद में उस चीज को गिफ्ट के तौर पर, सैंपल के तौर पर बांट दिया, या वो डिस्ट्रॉय हो गया या वो गुम हो गया, तो आपको उसका जीएसटी आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, जो आपने ऑलरेडी क्लेम कर लिया था। तो सिंपली गवर्नमेंट ने कहा अगर आप हमें आउटपुट नहीं दोगे तो हम भी आपको इनपुट नहीं देंगे, सॉरी डियर, आपको भी वो जीएसटी जो है वो लौटाना पड़ेगा जो आपने ऑलरेडी क्लेम कर लिया है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे गवर्नमेंट ने बोला कि इन केसेस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। इसके बाद कुछ सेल्स प्रमोशनल स्कीम आई जहां पे लोगों को कंफ्यूजन था, तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन किया एक नोटिफिकेशन के थ्रू, वो भी समझ लेते हैं। गवर्नमेंट ने कहा अगर आप सैंपल बांट रहे हो या फ्री गिफ्ट बांट रहे हो तो इस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि आज आप कोई आउटपुट नहीं लाके दोगे तो हम भी आपको इनपुट नहीं देंगे। बट गवर्नमेंट ने कहा कई बार आप सैंपल या फ्री गिफ्ट बांटते हो, यानी कि विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई कर रहे हो, बट देयर इज शेड्यूल 1 जो कहता है कि कुछ केसेस में विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मान लिया जाएगा। लाइक ये हम पढ़ेंगे सप्लाई वाला जब चैप्टर करेंगे, बट अभी के लिए समझ लीजिए, लाइक अगर मान लीजिए आपने अपने किसी रिलेटेड पार्टी को फ्री में गिफ्ट दे दिए या सैंपल बांट दिए, तो ऐसे केसेस में इसे कहा जाता है ट्रांजेक्शन या सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, और एज पर शेड्यूल 1 इसे भी सप्लाई माना जाएगा। वैल्यूज जो गवर्नमेंट रूल बनाएगी उसके हिसाब से डिटरमाइन कर ली जाएगी, बट आपको टैक्सेस पे करने हैं। अब जब बिना कंसिडरेशन मैंने कुछ बेचा, कुछ दिया, तो गवर्नमेंट ने उसे सप्लाई मान ही लिया, तो सप्लाई मान लिया तो इसका मतलब मुझे आउटपुट टैक्स तो देना ही पड़ेगा, तो फिर आपको इनपुट भी मिल जाएगा। तो वैसे तो कोई आईटीसी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर ट्रांजेक्शन शेड्यूल 1 में कवर हो गया तो आउटपुट देना है, और अगर आउटपुट देना है तो आईटीसी भी मिल जाएगा। दूसरा केस, अगर बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर चल रहा है, तो ऐसे केसेस में दिखने में एक के ऊपर एक फ्री होता है, बट ये आपको भी पता है प्रैक्टिकली एक ही वैल्यू में दोनों चीजों के पैसे ऑलरेडी वसूल किए जा चुके होते हैं। तो सिंस आप कुछ भी फ्री में नहीं दे रहे, आप ऑलरेडी जो सिंगल कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हो उसमें दोनों का पैसा ले चुके हो, तो हेंस इस केस में आपको कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, आपको आईटीसी मिल जाएगा। सिमिलर वे में बाय मोर सेव मोर का ऑफर है, यहां भी एक्चुअल में आप दिखाने को ये कहते हो कि ज्यादा खरीदने पर डिस्काउंट देंगे, बट एक्चुअल में आप माल जब बेचते हो तो आपने सारा पैसा वसूल कर लिया होता है, तो सप्लायर कैन क्लेम फुल आईटीसी। हाँ, लेकिन अगर आप डिस्काउंट पास ऑन करते हो तो बायर सिर्फ और सिर्फ नेट जो वैल्यू होती है उसी के ऊपर आईटीसी क्लेम कर पाएगा आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, चलिए, लास्ट है सेकेंडरी डिस्काउंट। सेकेंडरी डिस्काउंट क्या होता है, ये हम वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो सेकेंडरी डिस्काउंट में आप कोई चीज जो है बेचते हो, डिस्काउंट पहले से एग्रीड नहीं था, बाद में डिस्काउंट पास ऑन करते हो, तो ऐसे केसेस में उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस नहीं किया जा सकता, आपको फुल टैक्स पे करना होता है, एंड रेसिपिएंट कैन क्लेम फुल आईटीसी। तो सप्लायर का पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी आईटीसी का मुद्दा ही नहीं उठता, तो इसमें कोई इश्यू ही नहीं है। तो ये वेरियस प्रमोशनल स्कीम्स थी जिसमें जो है अलग अलग मुद्दे आए, तो ये गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया। चलो, अब छोटा सा एक पॉइंट और ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है कि एक्सपायर्ड मेडिसिन और या फिर कोई ड्रग्स वगैरह हो, उनका आईटीसी का मुद्दा उठता है। वो क्या है, लेट्स से एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, लेट्स से हम एग्जांपल ले लेते हैं सिप्ला का। सिप्ला एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, ये दवाइयां बनाती है और फिर ये होलसेलर को बेचती है, और फिर यही सेम दवाइयां होलसेलर्स रिटेलर्स को बेचते हैं।
और रिटेलर्स फाइनली कस्टमर्स को बेचते हैं। बट कई बार क्या होता है, रिटेलर के पास ये दवाइयां जब पड़ी होती है तो इनकी टाइम एक्सपायर हो जाता है, इनकी डेट एक्सपायरी आ जाती है, मतलब इनका बेचने का, यूज करने का समय बीत जाता है। ऐसे केसेस में कई बार कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट होती है कि अगर कोई आपकी ऐसी दवाइयां हैं जिनका टाइम जा चुका है, एक्सपायर हो चुका है, तो आप हमें लौटा देना, हम आपको पूरा पैसा वापस दे देंगे। कंपनी ऐसा इसलिए करती है ताकि कोई भी सेलर लालच में वो एक्सपायर्ड दवाइयां ना बेच दे, जिससे किसी भी कल को किसी भी व्यक्ति को, पेशेंट को दिक्कत हो जाए। तो कंपनी ऐसा कहती है कि तुम हमें वापस भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है, और हम आपको पैसा पूरा दे देंगे। ऐसे केसेस में क्या होता है, लेट्स से होलसेलर सिप्ला को दवाइयां वापस भेज रहा है, तो दो तरीकों से वापस भेजी जा सकती है। वन इज फ्रेश इनवॉइस एंड अदर वन इज क्रेडिट नोट। पहला केस हो सकता है कि एक इनवॉइस बना दे, मतलब जब सिप्ला ने होलसेलर को माल बेचा था तो एक इनवॉइस बना था, अब होलसेलर वापस सिप्ला को दे रहा है तो ये दिखा रहा है कि मैंने माल बेच दिया। तो पहले सिप्ला ने होलसेलर को बेचा तो होलसेलर ने पूरा आईटीसी क्लेम कर लिया, और वही चीज जब होलसेलर सिप्ला को वापस बेचेगा तो उसका आउटपुट टैक्स बन जाएगा और वो अपना आईटीसी और आउटपुट एडजस्ट कर सकता है। लेकिन जब सिप्ला के पास वो गुड्स वापस आएंगे, रीपरचेज उसने कर लिया, तो सिप्ला कैन क्लेम फुल आईटीसी बिकॉज उसने गुड्स परचेज किए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब ये दवाइयां बनाने वाली कंपनियां इनको रिसीव करती है, ये गुड्स ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि वो दवाइयां को निकाल के नई पैकिंग में बेच दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। होता है क्या? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बट यहां पे ऐसा नहीं होगा, कंपनीज क्या करेगी, उन दवाइयों को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो सिप्ला क्या करेगी, इन कंपनियों, इन दवाइयों को डिस्ट्रॉय कर देगी कि भाई इनकी डेट जा चुकी है, तो गुड्स डिस्ट्रॉय कर दिए। तो जिन गुड्स का आईटीसी आपने क्लेम कर लिया, अगर आपने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है तो आईटीसी आपको रिवर्स करना होता है। तो लॉ कहता है इसको रिवर्स कर देना। अगर आपका दूसरा मोड चल रहा है क्रेडिट नोट का, तो फिर जैसे क्रेडिट नोट का ट्रीटमेंट होता है, सिप्ला होलसेलर को क्रेडिट नोट बना के देगी, तो होलसेलर शुड रिवर्स हिज आईटीसी जो उसने क्लेम किया था, एंड इवन सिप्ला जब उस गुड्स को रिसीव कर लेगी तो डिस्ट्रॉय करेगी, तो उसे अगेन आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो एक छोटा सा मुद्दा था जो आईसीआई ने अपने मॉड्यूल में कवर किया था, तो हमने इसको डिस्कस कर लिया कि इस केस में टैक्सेस का क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। चलो, तो हमने अभी मेजर केसेस कवर कर लिए, इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे केसेस कवर किए गए हैं जिनमें आपको आईटीसी नहीं मिलता। एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं वो कौन कौन से। पहला केस, अगर आपने इनवर्ड सप्लाईज रिसीव किए फ्रॉम अ कंपोजिशन डीलर। कंपोजिशन डीलर कभी भी अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं करता, तो उसने अगर आपको माल बेचा होगा तो आपसे जीएसटी थोड़ी लिया होगा, और जब जीएसटी नहीं लिया तो आप कौन सा आईटीसी मांग रहे हो। तो ऑब्वियस है, अगर आपने इनवर्ड सप्लाईज रिसीव किए कंपोजिशन डीलर से तो कोई टैक्स ही नहीं दिया आपने, तो हेंस कोई आईटीसी भी नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट, जब एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इंडिया में थोड़े दिनों के लिए बिजनेस करने आता है, तो उस केस में उसे कोई भी चीज का, कोई भी गुड्स एंड सर्विस जो वो इंडिया में परचेज करेगा, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। उसे सिर्फ और सिर्फ उन गुड्स का आईटीसी मिलेगा जो वो बाहर से इंपोर्ट करके लाया है। एनआरटीपी जब इंडिया में आता है, लेट्स से उसने कुछ गुड्स इंपोर्ट किए इंडिया में बेचने के लिए, सिर्फ उन गुड्स का आईटीसी मिलेगा, उसके अलावा उसे इंडिया में कोई भी गुड्स एंड सर्विस का आईटीसी नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट का कहना सिंपल है कि भाई विदेशियों ने हमें बहुत लूटा है, अब विदेशियों को लूटते हैं, हम उन्हें जो है आईटीसी नहीं देंगे। बट अल्टीमेटली ये ध्यान रखना, अगर आपके एनआरटीपी को आईटीसी नहीं मिला तो वो सारा का सारा टैक्सेस कॉस्ट में पार्ट बना लेगा, और अल्टीमेटली देखो बर्डन तो कस्टमर पे पड़ना है। नेक्स्ट, अगर आपने सीएसआर एक्टिविटी के लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज पर कंपनीज एक्ट आपको करना होता है खर्चा, तो अगर आपने सीएसआर पर्पजेस से कोई गुड्स एंड सर्विस अवेल किए तो उनका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। देखो, सीएसआर में जो खर्चा करना होता है वो आपको लोगों की भलाई के लिए करना होता है, और भलाई बिना किसी लालच की होनी चाहिए। जीएसटी का लालच तो बिल्कुल मत करना, हम आपको कोई आईटीसी यहाँ पे नहीं देंगे। जब आप लोगों की भलाई की सोच रहे हो तो बस भला सोचो, आईटीसी मत सोचो। ठीक है, चलिए, इसके बाद अगर आपने कोई पर्सनल पर्पस के लिए कोई गुड्स एंड सर्विस अवेल किए हैं तो भी आपको अगेन आईटीसी नहीं मिलेगा। ये चीज हम पहले भी सेक्शन 16 में डिस्कस कर चुके हैं। आईटीसी सिर्फ बिजनेस पर्पसेस के गुड्स एंड सर्विसेज का मिलता है। एंड लास्टली, अगर आप जो टैक्स है उसकी चोरी कर रहे थे, किसी भी टाइप से टैक्स की चोरी कर रहे थे, या आपके गुड्स चोरी चुपके कहीं ले जाते पकड़े गए हैं, डिटेंशन हुआ है आपकी गाड़ियों का या गुड्स का, और उस हालत में आपसे टैक्स भरवाया गया है, तो ऐसे टैक्स का आईटीसी कभी भी नहीं मिलेगा।
मतलब टैक्स की चोरी की जा रही थी और वो चोरी पकड़ी गई और अब आपको टैक्स भरना पड़ा और आप कह रहे हो सर कोई बात नहीं, चलो टैक्स तो भर देंगे, आईटीसी दिलवा दो। मतलब मिस्टर ए जो है वो टैक्स की चोरी कर रहा था, उसने मिस्टर बी को माल बेचा था और वो टैक्स की चोरी कर रहे थे, पकड़ा गया तो मिस्टर ए ने कहा ठीक है मैं टैक्स भर देता हूं, आप मिस्टर बी को आईटीसी दे देना। द आंसर इज यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, लॉ ने सिंपली कह दिया है कि अगर ऐसा केस गड़बड़ करते पकड़े गए और फिर आप कहते हो कि आईटीसी दे दो तो कोई आईटीसी हम यहाँ पे नहीं देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा सेक्शन 17 जिसमें हमने सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 पढ़ा है ब्लॉक्ड क्रेडिट का, जहां पे बताया गया है कि कब कब आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने कल पढ़ा था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आज हमने कवर किया है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ये भी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों को अच्छे से कर लेना। इस सेक्शन 17-5 के तो एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं आईसीए के मॉड्यूल में, सारे पढ़ लेना अच्छे से। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट अगेन ये चैप्टर 10 नंबर का है, अगर आपको 4 घंटे 5 घंटे लगाने भी पड़ जाए तो मैं मानता हूं ये वर्थ इट है और आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लो ताकि आपकी गलतियां यहां पर ना हो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे सो दैट फिर हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चल सकें।